जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आपको पता है कि डेली सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के लिए हिंदी की बेहतरीन क्लास लेकर आता हूँ, जिसमें मैं आपके लिए टारगेट 30 में 30 रखता हूँ, जबकि आपके क्वेश्चंस हो सकता है 25 आए या फिर 23। तो ऐसे 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक ये बड़े लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित होते हैं, और उसकी मैं विस्तृत व्याख्या के साथ टारगेट 30 में 30 रखता हूँ। चाहे आप CRPF HCM वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी ट्रिपल SC के कंबाइंड टेक्निकल सर्विस वाली तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अगर आप बेहतरीन तैयारी करते हैं। और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एस जितनी भी वैकेंसी है उन सभी के लिए देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस होती हैं, तो इसलिए आप लोग डेली इसको अटेंड करें और क्लासेस डेली देखें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग, देखिए दोस्तों आपको बता दें कि उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं, ठीक है। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय में ये फ़र्क है कि कोई भी एक मूल शब्द के जो पहले लगता है उसे प्रत्यय उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के अंत में लगता है, पीछे लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यय। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अभ्यागत का अगर हम दो भाग करते हैं यानी संधि विच्छेद इसका करते हैं, तो अभि और आगत, ये दो शब्द निकलेगा इससे, ठीक है। तो इसका जो आगत होगा ये तो इसका मूल शब्द हो गया, लेकिन जो इसका अभी वर्ड अलग हुआ है ये एक उपसर्ग है, ठीक है। और उपसर्ग की संख्या टोटल 33 है, जिसमें से 22 आपके हिंदी और 11 आपके संस्कृत से हैं, ठीक है। टोटल 33 संख्या है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे में क्या कह रहा है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। अब बात प्रत्यय की आ गई, तो प्रत्यय होता है जो वो किसी शब्द का अंत होता है। तो रमणीय को अगर हम दो भागों में अलग करते हैं तो रम और अणीय, ये जो छोटा अ है ये म में मिलेगा तो पूरा म बन जाएगा, और उसके बाद रम ड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो देखिए इसका जो प्रत्यय निकल रहा है, इसका जो प्रत्यय निकला वो रम में अणीय लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन में अनियल लिखा है, दूसरे में ई लिखा है, तीसरे में सी लिखा है, चौथे में डी लिखा है। आपको बता दें, देखिए अनीय जो लिखा हुआ है इसके शब्द में अनीय प्रत्यय लगा है, लेकिन जो ये र इसमें लास्ट में जोड़ दिया ना, ये र नहीं होगा, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये देखेंगे ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरद थही और बान की वायु उड़ाव उड़ाव कै लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ थही। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से पढ़ें तो बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरद थही, इसका मतलब ये होता है, देखिए दोस्तों ये एक प्रकार से अगर आप इसका वो निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो ये एक प्रकार से इसमें रौद्र रस का जो आभास होगा, ठीक है। और रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है आपका क्रोध, तो इसमें क्रोध का भाव निकल रहा है, ठीक, इसके अस्थाई भाव से ये निश्चित है। तो विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर असह्य हो जाता है, और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। दोस्तों बिल्कुल ही डीप मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप उसकी डेफिनेशन भी समझ लेंगे तो उसके चलते आप ऐसे सारे क्वेश्चंस करने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे, यानी योग्य हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। आइए देखेंगे कि श्री गुरुन चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनव रघुवर विमुल जासु जो दायक फल चारी। ये दोस्तों बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, तो क्योंकि देखिए दो जगह से ज़्यादा फेमस होती हैं, एक तो होता है आपका रामायण से और दूसरा होता है आपका महाभारत की पंक्तियाँ। उसके बाद कुछ और भी ऐसे महाकाव्य हैं जहाँ से बहुत चीज़ें फेमस हुई होती हैं, जैसे परमाल रासो। परमाल रासो पूरी तो अभी इस बीच मतलब कि परमाल रासो पूरी है नहीं, इसका सिर्फ एक खंड ही अभी प्रचलित हम लोगों के मतलब कि हम लोगों के बीच, जिसे कहते हैं आल्हा खंड। और ये जो लिखा गया है ना, परमाल रासो जो लिखी गई थी, इसको लिखा था जकनिक ने, जगनिक नाम से वो हो गए, लेकिन उनका नाम था जकनिक, ठीक है। और जगनिक राव, तो जो कि अभी हमें ऑप्शंस में अगर आता है तो जगनिक मिलता है, जो कि परमाल रासो के लेखक थे, रचनाकार थे, जो कि उसका एक खंड ही हम अभी उपस्थित है, जिसको आल्हा खंड कहते हैं। तो ऐसी किताबें जो थी, जो काव्य या फिर महाकाव्य थी, उनकी बहुत सारी पंक्तियाँ उठा ली जाती हैं और उनमें पूछ लिया जाता है कि ये किस छंद या फिर किस रस के अंतर्गत आता है। तो 34 का अगर देखें तो इसमें आपको बता दूं तो
देखिए जो यहाँ पर छंद पूछ रहा है तो छंद यहाँ पर है दोहा छंद से ये परिपूर्ण है, ठीक है। दोहा छंद होता क्या है, इसमें जो होती हैं 24 मात्राएं होती हैं, ठीक। छंद दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो जनरली 3 प्रकार का होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो 2 ही प्रकार हमें टिक करना है। एक होता है आपका मात्रिक छंद, एक होता है आपका वर्णिक छंद, लेकिन एक आपका और होता है जिसे मुक्त छंद कहते हैं, ठीक, मुक्त छंद। लेकिन हमें मुक्त छंद के बारे में ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ 2 ही ध्यान देना है, एक वर्णिक और एक मात्रिक। तो अगर बात करें दोहे की, तो दोहे में जो होती हैं 24 मात्राएं होती हैं, ठीक। अगर ये मात्राओं का इसमें जिक्र होता है तो इसका मतलब ये मात्रिक छंद हो गया, इसे आप समझ चुके होंगे। प्रथम और जो तृतीय चरण होता है उसमें 13-13, और जो द्वितीय और चतुर्थ होते हैं यानी विषम में 13 और सम में 11-11, ठीक है। मतलब 2 और 4 में 11-11, और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगर आप इसमें मात्राएं भी निकालेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। दोस्तों इन चारों में से अगर आप पढ़ते हैं, बहुत ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोहन और गीता गा रहे हैं। यहाँ पर इस है के ऊपर जो बिंदी लगी है ना, इसको भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब गीता और मोहन 2 लोग हो गए तो इसलिए ये बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे रहे हैं आ गया, ठीक है। और गीता और मोहन के साथ ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखेंगे, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। अगर आप देखिए इंग्लिश में देखते हैं, जैसे लिखा हो सक्सेस, उसके बाद लिखा हो सिक्योर, उसके बाद लिखा हो मतलब ऐसा करके 2 शब्द मान लो लिखा हुआ है, तो इन 2 शब्दों का मतलब क्या हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी शब्दकोश से अगर देखो तो पहले पहला ऑप्शन आएगा या फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, तो मानी सी बात है एस ई और यहाँ पर एस यू, तो एस ई वाला वर्ड पहले आ जाएगा, क्योंकि एस तो सेम है लेकिन ई पहले आता है, तो इसलिए ये वाला 2 वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद पहला वाला आएगा, क्योंकि इसमें यू लगा हुआ है। तो इसी तरह इसमें पूछ रहा है कि अच्छा इसमें मतलब एक क्रम अनुसार, मतलब इनके देखिए 36 में अगर हम बात करें तो इसमें जो देखिए क्लीव, क्रम, कृषक और कृषाण, तो आपको इसमें बताना है कि सबसे पहले अगर आप शब्दकोश की बात करें तो देखिए का पहले पूरा जो वर्ण होता है वो पूरा कंप्लीट का होता है, उसके बाद कहीं अंत में जाके ये आता है, ठीक। उसके बाद री की मात्रा कब आएगी, छोटी ई की मात्रा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह से अगर देखा जाए क्रमानुसार, तो जो 36 का जो क्रम बनेगा ये इस तरह से बनेगा। पहला बनेगा कृषाण, ठीक, उसके बाद कृषाणु, वर्ड यही है ना कृषाणु, ये वाला मतलब ऑप्शन नंबर डी पहले आएगा। फिर इसके बाद अगर कृषाणु के बाद देखें तो कृषक आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद अगर देखें तो क्लीव आएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद देखें तो ऑप्शन नंबर बी आएगा क्रम। तो कृषाणु, कृषक, क्लीव और क्रम, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब उसके बाद अब देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका कृषाणु, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चराचरम, चराचरम में कौन सा समास है। 37 में अगर हम देखें तो चराचरम में जो समास है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी हो जाएगा। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस वर्ड की पूरी व्याख्या करता हूँ तो इस जो वर्ड का पूरी व्याख्या होगी, देखिए इसमें होगा चर चेतन, इसको कह सकते हैं, ठीक। अगर इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, या फिर अचर जड़, तो इसमें जो योजक चिन्ह आ रहा है, आपको पता है योजक चिन्ह किस में आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। चराचरम को 2 भागों में जब हम बांटेंगे तो इसके यही वर्ड बनेंगे, या तो चर चेतन बनेगा या फिर अचर जड़ बनेगा, और इन दोनों में ही देखिए योजक चिन्ह के साथ ये शब्द जो है बना हुआ है। दोस्तों ये इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये आपका पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हिंदी के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके अब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न में डालेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, हाँ, लेकिन आसान भी रहेगा, वो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता रहूँगा, तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है और बने रहना है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो द्वंद्व समास होता है, ये इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं,
ठीक है, इसमें कोई एक पद ऐसा नहीं। देखिए, जिस समाज में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ अगर आपको स्पष्ट करना है तो कौन सा तरीका आप अपना सकते हैं? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। तो 38 का सही ऑप्शन होगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप कोई अर्थ समझाना चाहते हैं तो आप वाक्यों का प्रयोग करेंगे, मतलब उस चीज़ को समझाएंगे। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है कौन सी? 39 का होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि किंडरगार्टन ये एक भाषा पद्धति है या फिर शिक्षण पद्धति कह सकते, सॉरी हाँ, भाषा प्रशिक्षण की पद्धति है। मॉन्टेसरी भी और डैक्रॉली भी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और सॉरी 38 का ए होगा और 39 का जो सही ऑप्शन हो रहा है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रमित अनुदेशन। ये जो है एक भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है किसका? 40 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा महात्मा गांधी। बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये महात्मा गांधी का मानना था। और ये चीज़ तब उन्होंने कहा था जब हमारी मातृभाषा का प्रचलन किया जा रहा था, ताकि जो छोटे बालक हैं उनसे ही उनके मन में हमारी मातृभाषा का पूरी तरह से उपयोग हो सके और वो इसके बारे में समझ सकें और आगे चलकर वो इसकी व्याख्या कर सकें। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षाभिनय प्रणाली। तो 41 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कक्षाभिनय प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आपको बताना है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है इसका जो प्रकाशन था ये होता है आपका मिर्ज़ापुर में। ठीक है, और जो इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहली बार वो 1881 में हुआ था। और इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए, आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन था इसमें 1881 में हुआ था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा मिर्ज़ापुर में किया गया था। बद्री नारायण चौधरी में प्रेमघन, बद्री नारायण, ये सब चीज़ें भी पूछता है बहुत कि इसकी पत्रिका के जो संपादक थे या फिर प्रकाशक थे वो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिकाल की रचना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आदिकाल की रचना है। कई सारे काल थे, तो आदिकाल में क्या अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमान रासो? आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये चीज़ें होती हैं कि मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। तो ये जो आदिकाल की एक रचना थी ये थी दरअसल मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ठीक है, और ये जो थी ये आपकी अखरावट है। ठीक, सॉरी, जो अखरावट है ये आपकी भक्ति काल की रचना थी। ठीक, क्योंकि इसलिए भक्ति काल की रचना थी क्योंकि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक, न कि आदिकाल के। तो ये जो अखरावट हो गई आपकी भक्ति काल की थी और ये मलिक मोहम्मद जायसी की हो गई। फिर उसके बाद अगर बात करें छत्रसाल की, तो छत्रसाल दशक जो थी ये थी आपकी भूषण जी की। ठीक है, और ये रीतिकाल की रचना थी क्योंकि भूषण जी जो थे ये रीतिकाल के कवि थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें दीपशिखा की, तो दीपशिखा महादेवी वर्मा, आप सभी इनके नाम से प्रचलित होंगे। महादेवी वर्मा जी की ये एक रचना थी और ये जो थी आपको पता है महादेवी वर्मा आधुनिक काल की कवि वो रचनाकार हैं, आधुनिक काल की। लेकिन अब बारी आती है खुमान रासो। ठीक है, जब खुमान रासो की बात आएगी या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, दलपति विजय या फिर खुमान रासो। देखिए, दलपति विजय कुछ हैं जो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, दलपति विजय, ये आपकी खुमान रासो। ये जो रचनाएं हैं ये आपकी कब की हैं? आदिकाल की। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है क्या? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पश्चात। 44 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व, कौन सा है? तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा चिंतामणि। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी।
चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त भय और क्रोध, आपको पता है कि जो रामचंद्र शुक्ल की निबंध जो थे इनके कौन कौन से, देखिए भय और क्रोध, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसलिए मैं इसके अलावा चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर एक बार ये आ गया तो दोबारा हो सकता है ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएं, ठीक है। उसके बाद ईर्ष्या, ठीक, उसके बाद घृणा, उसके बाद उत्साह, फिर श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं, ठीक। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? आप सभी को पता है कि रामधारी सिंह दिनकर को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो कि उर्वशी के लिए मिला था, लेकिन ये कब प्रदान किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1972। ये सब चीज़ें मैं पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग पहले उनको भी रिवाइज करते रहें, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी फॉर यूपी पुलिस एंड यूपी ट्रिपल एस एग्जाम्स के लिए। आप लोग ज़रूर से ज़रूर उनके प्रैक्टिस सेट को आप बार बार सॉल्व करते रहें ताकि आपकी पूरी हिंदी का रिवीजन होता रहे। बहुत ही शानदार क्लासेज हैं ये, और ये क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपको नहीं आ रहे होंगे तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ठीक है। तो अगर आपको बताएं तो ये सन 1982 में ही कवि जो थे रामधारी सिंह दिनकर, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निरामिष किसे कहते हैं? 47, इसका जो सही ऑप्शन होगा मांस रहित भोजन, उसे क्या कहेंगे? निरामिष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि शहद शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर आगत। तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, जो शहद शब्द है ये आपका आगत शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, 48 में सही हो रहा है डी। और आपको बताया कि हिंदी में अनेक शब्द विदेशी मूल के हैं पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए, इसलिए ऐसे शब्दों को आगत कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जो वनिता कहा जाता है जंगल को, स्त्री को, पुस्तक को या फिर व्यवसायी को। तो वनिता के लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है ये 49 का जो सही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वनिता जो होता है वो स्त्री के, वनिता का जो अर्थ होता है या फिर वनिता का प्रयोग जो होता है वो स्त्री के अर्थ में होता है, ठीक है। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का या फिर कामदेव का। पर्याय का मतलब कि एक प्रकार समझो कि मुकुंद किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो 50 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा विष्णु जी का, ठीक है। मुकुंद जो है विष्णु जी के पर्याय है। इसके अतिरिक्त इनके जो है पर्यायवाची होते हैं केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी, जो कि विष्णु और मुकुंद के ही पर्याय हैं, ठीक। काहेरी काहेरी नाली तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या फिर दादू। तो 51 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये है आपका पूरी तरह से कबीर दास जी का ये दोहा है, जो कि काहेरी नाली तू कुम्भलानी और तेरे ही नाली सरोवर पानी, ठीक है। करपट का तद्भव आपको बताना है कि करपट का जो तद्भव होगा ये क्या होगा। तो 52 का जो सही ऑप्शन है इसका तद्भव हो जाएगा, तद्भव जो रूप है ये हो जाएगा कपड़ा। करपट को ही कपड़ा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 53 देखेंगे, 53 में क्या कह रहा है? 53 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो इसमें आपको एक ऐसा शब्द युग्म बताना है कि मतलब कि इस दृष्टि से वर्तनी की, शुद्ध वर्तनियों की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा युग्म शुद्ध है? बारात, बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। तो इसका जो 53 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बारात बसंत, ठीक है। तो 53 में ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्ध स्वर आपको बताना है। अर्ध स्वर में इसका मतलब क्या होता है कि ना तो वो पूरा स्वर है और ना ही पूरा वो व्यंजन है। तो 54 में जो अर्ध स्वर की काउंट की जाती है तो वो होते हैं या और वा, ये इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। और तो बाकी सभी स्वर हैं, नहीं मतलब अर्ध स्वर की अगर बात करें, क्योंकि ये तो स्वर है लेकिन ये पूरी तरह से स्वर में नहीं आते, ना ही ये पूरी तरह स्वर में आते हैं, तो ये आपका अर्ध स्वर है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना हो सकता है। अपराधी की पहचान हो जाना, मतलब एक ऐसा वाक्य देखा जाता है जो कि ऐसे शब्दों में लिखा हो जो कि वो अर्थ प्रदर्शित कर रहा हो। तो 55 का अगर देखें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए
चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दरअसल अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अर्थात दोषी जो होता है वो सदैव संशयित रहता है। ठीक है, तो शंकाग्रस्त वाली जो बात होगी ये बिल्कुल सही हो जाएगी, 55 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये होते हैं हमेशा संशयित होते हैं, मतलब कि इनमें संशय बनी रहती है। एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द आगार, प्राककथन, निष्पिष्टपेषण या फिर प्रस्तावना। अगर आपने कोई एक वाक्य कह दिया, अगर आप उसको बार बार करें तो वो किस प्रकार की श्रेणी में आ जाएगा, तो इसका जो सही है वो पिष्टपेषण कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी एक शब्द एक वाक्य को बार बार अगर कोई दोहरा रहा है तो वो पिष्टपेषण कर रहा है। ठीक है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या फिर क्रिया है। तो जो बुद्धिहीन है 57 की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का विशेषण है, जो कि किसी की विशेषता की पहचान करा रहा है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो बुद्धिहीन है, ये उसकी विशेषता है या फिर विशेषण बता रहा है। ठीक है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, छत से ईंट गिरी यानी छत से ईंट अलग हो रही है। तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जब से का उपयोग हो किसी से अलग होने की तो वहाँ पर साफ साफ अपादान कारक आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। महोर्मी का संधि विच्छेद बताइए, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो है एक प्रकार की महोर्मी में जो संधि आएगी ये गुण संधि आएगी, गुण स्वर संधि, जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है। और इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये आपका हो जाएगा 59 का जो सही ऑप्शन है महाधन ऊर्मी। ठीक है, महोर्मी बन जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा है इसलिए बड़ी ऊ आ रही है। कुछ लोग होंगे जो महाधन उर्मी में टिक कर देंगे, तो ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत हो जाएगा, महाधन ऊर्मी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको बताएं कि जो गुण संधि होती है, जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने के क्रमशः ए ऊ और अर हो जाते हैं। जैसे बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिल जाए तो ओ बन जाता है। जैसे यहाँ पर महा, हा में बड़ा आ मिला और उसके बाद बड़ा ऊ मिला तो ओ बन गया, ये आपका गुण स्वर संधि आ जाएगा। ठीक है, चलिए समष्टि का विपरीतार्थक शब्द बताइए। समष्टि, समष्टि का जो विपरीतार्थक बनेगा वो हो जाएगा व्यष्टि, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आपको पता है कि टारगेट मैं लेके चलता हूँ 30 में 30 क्वेश्चन का, जो कि आपकी प्रैक्टिस है डेली जो सॉल्व हो रही है सुबह 8 बजे, उसमें आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर होता हूँ। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। वक्त बहुत कम बचा है लेकिन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वैकेंसी पॉइंट चैनल बढ़ता रहेगा। इस वीडियो में थे दोस्तों, जय हिंद।